श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री वीरेंद्र पैन्यूली जी। पैन्यूली जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि कभी पहाड़ दैवीय आपदाओं से ग्रस्त हो जाता है, कभी भूदसाव की समस्याएं, कभी जलवायु परिवर्तन है उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। इन तमाम समस्याओं को जिससे हमारा पहाड़ इस समय जूझ रहा है, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं? प्रमुख कारण ये है कि पहाड़ को सारे लोग बहुत पसंद करने लग गए, कहीं के भी पहाड़ हो, और उनको शांति के स्रोत के रूप में भी जानते हैं। धीरे धीरे कहीं के भी पहाड़ हो, चाहे हमारे उत्तराखंड के हो, कहीं के हो, हम जो है चाहे न चाहे सैलानी आएगा ही, हम चाहे न चाहे तीर्थयात्री आएंगे ही। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कई कई गुना हो जाते, जैसे आजकल मान लीजिए जोशीमठ की नॉर्मल जनसंख्या 20,000 है। पिछली बार जो तीर्थयात्री आए करीब 6 लाख के करीब आए, तो आप सोचिए कई गुना ज्यादा तीर्थयात्री आ गए। तो क्या हो रहा है, उनकी पहले में आवासीय सुविधाओं पे ध्यान देना होगा। जब आप आवासीय सुविधाओं पे ध्यान देंगे तो आप कहते हो होम स्टे बनाइए। तो पहाड़ों की जो मुख्य समस्या है कि वो ढलान है, उनमें पहाड़ है। तो आप जो भी निर्माण करेंगे, मान लीजिए आर्थिक प्रगति की वजह से आप होटल बनाना चाहते हैं, आर्थिक प्रगति की वजह से आप चाहते हैं कि मैं खेत बनाऊं, आर्थिक प्रगति की वजह से आप चाहते हैं मैं स्कूल बनाऊं, पर सब जगह बनाने के लिए आपको पहाड़ की ढलानों को मैदान बनाना पड़ेगा। और चाहे आप उसको समझते हैं कि हम छोटे स्तर पर कर रहे हैं, विस्तृत पहाड़ों की ढलान जो कि प्रकृति ने स्थिर की हुई थी, तो उनका ढलान खत्म होता है। जब ढलान खत्म होगा तो पहाड़ गुरुत्व शक्ति से अपने आप निकलेंगे। तो सबसे पहली समस्या जो आपने समस्या के कहा, वो जब हम भू उपयोग परिवर्तन करना चाहते हैं किसी भी कार्य के लिए, चाहे खेत बनाने के लिए, उससे ढलाव में परिवर्तन आता है। ढलाव परिवर्तन होता है तो पहाड़ों की प्रकृति में स्थिरीकरण में अंतर आ जाता है, जो प्रकृति ने स्थिर बनाया। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि जरा रुक जाओ, थोड़ी देर में जब सड़क स्थिर हो जाएगी तब इस तरह के लैंडस्लाइड्स नहीं होंगे। तो इससे एक तरफ भूस्खलन बढ़ गया, दूसरी तरफ जब आप कोई भी निर्माण करेंगे तो नीचे आप नींव की तो बात करेंगे ना, तो जितनी आप मंजिल ऊपर बनाएंगे उतनी गहरी आपको नींव बनानी पड़ेगी। और जैसे ही आप नींव बनाएंगे तो जो भूमिगत हमारे जल स्रोत है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों में जितने भी होते हैं जल स्रोत जो होते हैं फूटते हैं झरने की तरह, वो प्रभावित होते हैं। जब वो प्रभावित होते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, भीतर की जमीन को, मिट्टी को भी खिसकाने लगते हैं। तो जब भीतर की जमीन भी खिसक रही है, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो कई लोग ये अनुभव करते हैं कि साहब उनके छतों में दरार आ गई, उनमें भूदशा हो गया। फिर आजकल सब जगह शौचालय बनाने जरूरी है, तो जितनी जगह आप शौचालय बनाएंगे, पिट बनाएंगे, फिर वो भीतर पानी जा रहा। तो एक तरफ हमने कटान से स्लोप बदला, दूसरी तरफ समतलीकरण किया, तीसरी तरफ नींव से हम पहाड़ों के उन जगहों भीतर गए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। पैन्यूली जी, इस तरह की हम रिसर्च भी नहीं करते हैं ना, हमारे पास ऐसा डाटा है। बल्कि रिसर्च के यदि है तो यदि ढंग से किए होते तो एक नया बात है सुरंग। जब आप सुरंग बनाएंगे या सड़क बनाएंगे तो आप विस्फोट के बिना तो कर नहीं सकते। तो आपने रिसर्च का इतना सुंदर मुद्दा उठाया कि हम इसका भी रिसर्च नहीं करते कि जो हम बारूद उपयोग कर रहे हैं वो बारूद कितने दूर तक दरारें पैदा कर रही है। तो जब हमें टनलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से मट्टी निकाल रहे हैं ना, तो दूसरी समस्या जो हो रही है, जो हम डंप नहीं कर पा रहे हैं, जो मलबा निकल रहा है उसको डंप नहीं कर पा रहे, हम क्या कर रहे हैं, नदियों में डाल दे रहे हैं या कहीं। तो पहाड़ के भूस्खलन के बाद सबसे बड़ी समस्या निर्माण के बाद जो पैदा हो रही है वो डंपिंग की हो रही है। क्योंकि आपने जिस तरह से आपने जोशीमठ में भी मान लीजिए कहते हैं कि साहब ये लाखों साल पुराना लैंडस्लाइड्स था जो कि हुआ, उसी तरह से पहाड़ों में आप और हमारी उम्र मान लीजिए 60 है, 40 है, 30 है, पर यदि 200 साल पहले किसी जगह सड़क बनी होगी या 100 साल पहले और वो ढह करके कहीं जमीन बन गई होगी तो हम तो समझते बड़े खुश होते हैं कि समतल हमको मैदान मिल गया। उधर प्रकृति ने लाखों साल में ऐसा डंप पैदा किया जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। कि दूसरी तरफ हम अपने निर्माण से, जैसे हमने जितनी जगह मलबा डाला, आज से 40 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी उसको ये याद नहीं रहेगा ये मलबा क्या। तो धीरे धीरे हम ठोस जमीन के आधार को खोते जा रहे हैं और उन जगह नींव बनाते
मकान बना रहे हैं जिससे धंसाव हो रहा है। तो वैज्ञानिक का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि आप जानने की कोशिश करिए कि जिस मिट्टी पे आप बना रहे हैं वो वहीं की पैदा हुई मिट्टी है कि प्रकृति की शक्तियों ने, जैसे मान लीजिए बेलाकुची फ्लड ने ले आया या किसी दूसरी शक्ति ने ले आया, या जब सुरंग की खुदाई हुई तो उसका मलबा हुआ, तो जिस रोज तक हम उन पे जो है आसानी से वो भी हो जाएगा, पेड़ भी उग जाएंगे, तो कुछ दिन बाद हम कहेंगे साहब बहुत जगह तो पेड़ भी थे और तब भी जो है ढलान हुई, और पर्यावरण वाले कहते हैं कि पेड़ से वो, इसलिए क्योंकि उसकी जड़ नहीं थी। कोई रॉकेट साइंस का विज्ञान नहीं है, ये केवल स्मृतियों में आने की बात है। और ये बहुत बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है जो डंप की वजह से। धीरे धीरे जितनी बार सड़कें बनती हैं हम नीचे डंपिंग कर रहे हैं। आज से 40 साल के बाद, क्योंकि अधिकतर लोग सड़कों को विकास का पर्याय मानते हैं, और जब सड़कों के पास आते हैं तो उसी पे होटल बना देते हैं, उसी पे बनाते हैं, ये सारी दुविधाएं पैदा हो जाती हैं। जी, आपने कहा कि गत वर्ष 6 लाख के करीब तीर्थयात्री आए, इस बार और सुविधाएं होंगी, और हर तीर्थयात्री जो पहाड़ में मैदानों जैसी सुविधाएं चाहता है, आपका क्या मानना है? अनिल जी, आपने बहुत बढ़िया शब्द यूज किया। सुविधा ही नहीं, अब मान लीजिए तीर्थयात्री के अलावा पर्यटक है ना। अब देखिए मानस स्थिति बदली हुई है। जब आप ही कहीं पर्यटन के नाम पे जाते हैं तो कहते हैं दिल खोल के खर्चा करो, दिल खोल के पानी यूज करो, दिल खोल के करो। देखिए तीर्थ यात्री भी कुछ हद तक अपने को सीमित रखना चाहता, उपयोग माने आदर्श के हिसाब से, परंतु पर्यटक की मनस्थिति ऐसी होती है कि बेकार भी हो जाए तो हो जाए। तो सबसे बड़ी बोझ ये है कि संख्या की बात नहीं, किस मन, यदि मान लीजिए मन स्थिति हमारी ऐसी है कि हम कम से कम पहाड़ के संसाधनों पर जोर दें, तो आप 4 लाख की जगह 10 लाख आइए। पर यदि आपकी मन स्थिति है कि मैंने पैसे दिए हैं और मैं इस होम स्टे में या इस रिसोर्ट में जितना चाहूँ उतना खर्च करूँ, तो 1000 आदमी जो है भारी पड़ जाएंगे। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि पहाड़ों को सब अपना माने और इसको उपभोग इतना कम करें कि यहाँ के संसाधनों पे कम बोझ पड़े। तो हम लोग जो कि हमारी कुल जनसंख्या 1 करोड़ के कुछ के उत्तराखंड, मान लीजिए मैं उत्तराखंड पूरा हिमालय के संदर्भ में सब छोटे छोटे राज्य, 20 लाख 30 लाख पॉपुलेशन आती है, 2 करोड़ 1 करोड़ के, और फिर सीजनल होता है। 4 महीने के लिए आप इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं कर सकते कि 8 महीने तक खाली रहे, उनको मेंटेन करना मुश्किल होता। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि पहाड़ों की सारी समस्या के जड़ में यही है कि हम बहुत ज़्यादा उपभोगवादी हो गए, चाहे आर्थिक स्थिति से जाए। तो यदि उपभोग कम हो जाए, प्रकृति पे कम भार पड़े, तो समस्याएं कम होंगी। फिर इतनी ये मैंने संवेदना की बात है, पर तो हम दूसरी चीज़ को देखें कि आज हमने उनको उपभोग करने पे भी संकट कर दिया, क्योंकि जब हम कूड़े के डंप इकट्ठा कर रहे हैं और उस पर विषैले भी, तो ये सबसे, जब आप पर्यटक को बुला रहे तो संसाधन ही नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा पर्यटक के यदि वेस्टेज भी है, और जो वेस्ट का जो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो भी हिल्स के लिए बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है जलवायु उसके संदर्भ में। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक भूमि उपयोग की बात है, और आपने कहा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है, और जोशीमठ की जो आपदा है उसके पीछे जो कारण आपने गिनाया, निश्चित तौर पर एक कारण है। हमारे पास बड़े बांध भी हैं और छोटे छोटे बांधों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का भी निर्माण निरंतर जारी है। इसके लिए हम मशीनी कटाव पर भी भरोसा कर रहे हैं, लेकिन विस्फोटकों का भी प्रयोग निरंतर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है हम लोगों के सामने, और विकास करना भी जरूरी है। तो इसके बीच किस तरह का संतुलन होना चाहिए? देखिए मशीनी कटाव कम दरार पैदा करेंगे, पर विस्फोट ज्यादा दरार, अंतर आ गया कि नहीं? उसी प्रकार जब मशीनी कटाव नहीं थे, जब आदमी हाथ से सड़क बना रहे थे हम लोग, तो आघात भी कम कर रहे थे। तो इसका एक तरीका तो मेरा अपना व्यक्तिगत वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे संभव हो हम मानव श्रम का उपयोग करके, क्योंकि मानव श्रम के जो औजार होंगे वो बहुत दूर तक आघात नहीं करेंगे। जब आप उससे बचने के चक्कर में ठेकेदारी में यदि आप बारूद का उपयोग करते हैं या सारे मलबे को सड़क खोलनी बुलडोजर से, तो नेचुरली वो जो है बिल्कुल डैमेज पे जाएगा। पर यदि वही मलबे को 10 आदमी हटा रहे हैं तो शायद उतनी देर तक नीचे के खेतों को और नदी को नहीं तबाह करेगा। तो प्रकृति के साथ रहने के लिए हम मानव श्रम का
उपयोग करें, मशीन उसका कम करें, कोई विरोध की बात नहीं है कि जल विद्युत योजनाओं में अक्सर ऐसा होता है कि कई बार बिना जरूरत के टनल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय उन नदियों को सुखा के उस पर कुछ बांध बनाने होते हैं तो उस बीच के लिए केवल वो टनल बनाते हैं। फिर जब वो बांध बन जाता है उस टनल को बंद कर दिया जाता है। तो जब टनल हटती है तो मट्टी को हटा देती है। तो चाहे आप माने न माने वो जगह तो खोखली हो गई ना। आजकल हम बियरिंग कैपेसिटी की बात, भार वहन क्षमता की बात कर रहे हैं। वो भार वहन क्षमता तो आपने उसकी कम कर ही दी है। उस पैनोली साहब, जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो अब जो सरकार की नई योजनाएं हैं उसमें रोपवेज का निर्माण एक बड़ा कारक है। आप इसे किस रूप में लेते हैं? रोपवे भी आप हवा में थोड़े बनाएंगे। जितना लंबा चौड़ा रोपवे बनाएंगे नीचे आप उनके स्तंभ बनाएंगे, पुल भी जो है स्तंभ बनाएंगे। तो जब जमीनी को आप स्थिर नहीं कर रहे हैं, उनके भू उपयोग को नहीं कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो खंबे जिन पे हमने रोपवे बनाए हैं वो धंसने लग गए, वो दरार होगी। तो बना हुआ रोपवे भी जो है मन में उस सुरक्षा का भाव नहीं पैदा करेगा। सबसे बात है, मैंने कहा ना कि जमीन की जरूरत है, चाहे मकान बनाने के लिए चाहे आवास के लिए। सरकार तो ठीक है पहाड़ पे कर लेगी, पर आप और हम अधिकतर चाहे मैदान देहरादून में हो चाहे कहीं हो, हम लोग खेतों की जमीन को ले रहे हैं। और खेतों की जमीन स्वतः ही हम जब खेत करते हैं तो हम उसका ठोसपन खत्म करते हैं, उसको मुलायम करते हैं, उसके भीतर ड्रेनेज पानी सिंचित होती है। तो सबसे बड़ी विडंबना यही हो गई है कि जमीन की कमी की वजह से हम ढलानों को भी कम करें। तो जो खेत की जमीन ले रहे, खेत की जमीन में जब हम भू उपयोग आवास के लिए कर रहे हैं तो इस तरह की समस्याएं दशाओं की भी पैदा होंगी। नदी के जो हमारे किनारे हैं उनमें जो बसावट है वो बहुत अधिक है, और नदी के किनारे जो बसावट है उसके लिए भी जो नियम कानून है उसका बहुत ही सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उसको बट मेरा आपसे शुरुआत में यही कहा था कि नदी के किनारे के बसावट में भी यदि आपने नदी में मलबा डाल दिया तो नदियाँ धीरे धीरे अपनी जल धारा बदल रही है। आपने एक चीज देखा होगा कि जब इस तरह की आपदाएं आते हैं तो धाराएं बदल जाती है। तो जिसको आज हम नदी का किनारा समझ रहे हो कोई दूसरा किनारा बन जाता है, पुल जो है दूसरा हो जाता है। तो इसलिए जहाँ तक मेरा अपना कहना है कि नदी जितनी गाद मुक्त रहेंगी तब, क्योंकि आप किनारे को भी कैसे डिफाइन करेंगे। आज जो किनारा है कल नदी उसको काट के दूसरी जगह किनारे पे ले आ रही, इस तरह से तो असीमित होते जाएगा। तो किनारे के आज की डिफिनीशन जो भी है वो भी धीरे धीरे अर्थहीन होती जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से कि 200-500 मीटर की दूर होनी चाहिए, परंतु एक दूसरा तथ्य पहाड़ के संदर्भ में, पहाड़ की जितनी सड़कें बनाई जाती हैं अधिकांशतः नदी को फॉलो करती है। आदमी विकास के लिए सड़क के पास आना चाहता है, तो दोनों में घालमेल हो गया। सड़क नदी के पास, तभी तो हम कहते हैं मलबा सब नदी पे जा रहा है। सड़क नदी के पास, नदी सड़क को काट रही है, आदमी सड़क के पास विकास के लिए जाना चाहता है। जोशीमठ में भी जो नीचे वाली बाईपास की वजह से बार बार कहा जा रहा था कि ये भी एक कारण है, जो है भी, पर फिर भी जो लोग बसना चाहते हैं, अपना जमीन चाहते, कहते कि साहब हमको सड़क के आसपास। तो ये एक विडंबना है, वह मैंने कहा कि मानव की सोच की विडंबना। वीरेंद्र पैनुल जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं के साथ की। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।